जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो नेपोलियन बोनापार्ट को देख लिए थे। इस शब्द पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये जो आपको यहाँ पर अभी हम बताएं नेपोलियन बोनापार्ट, इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर देखिएगा तो ये बोनापार्ट है, बोनापार्ट। और आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो वहां पर एक और नेपोलियन आएंगे जिनका नाम होगा नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन थर्ड। तो इन सारी बातों पर ध्यान देते हुए आज के क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये हम आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं, यदि आप आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ अंत तक इस क्लास को नहीं देख पाते हैं तो कम से कम जो है आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट देख लीजिए, आपको अंदाज लग जाएगा कि आज के इस क्लास से आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। आज हम लोग बिल्कुल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा। आप यकीन नहीं करते, ये आपको जब 2 से 3 मिनट क्लास हर एक बातों को सुनेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो है यहां पर ये सवाल रहे कि यहां पे आपको यहां पर ध्यान देना पड़े कि नेपोलियन बोनापार्ट क्यों जरूरी है? और एक एक बातों को क्या आपको नहीं लगता कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है, यह आपको समझना चाहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया। बेसिकली यदि हम लोग बात करें तो आपको ध्यान देना है कि 10th क्लास में नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद हम बात करेंगे तो चार्ल्स दशम, फिर चार्ल्स दशम ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? पोलिगनेक को बनाया। उसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे जुलाई की क्रांति क्या है, जुलाई 1930 की क्रांति क्या है, जुलाई 1830 की क्रांति क्या है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि जब चार्ल्स दशम के बाद, जब चार्ल्स दशम जो है फ्रांस का राजा है और उसने अपने प्रधानमंत्री जिनका नाम है पोलिगनेक, इनके लंदन जाने के बाद, यानी ये लोग जो है फ्रांस की गद्दी को क्यों छोड़ करके लंदन चले गए? तो चार्ल्स दशम जो है गद्दी को छोड़ करके क्यों चला गया, आगे आपको और विस्तार से जानने में और आपको मजा आएगा कि चार्ल्स दशम, उसके बाद जो है आप लुई फिलिप, चार्ल्स दशम के बाद जो है फ्रांस के राजगद्दी पर कौन बैठा? लुई फिलिप बैठा। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो तो ऐसा शासन लाया कि आप एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे जिनका नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। उन्होंने एक परिभाषा दिया था लोकतंत्र के बारे में। उन्होंने परिभाषा दिया था कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लेकिन लुई फिलिप ने
जब गीजो को प्रधानमंत्री बनाया तो गीजो ने अमीरों के लिए और अमीरों द्वारा शासन जैसी व्यवस्था को जो है बना दिया। ऐसी व्यवस्था कर रहा है, ऐसा शासन कर रहा है कि लग रहा है जैसे अमीरों के लिए और अमीरों द्वारा शासन चल रहा है। तो इस प्रकार के शासन किसके समय में? लुई फिलिप के द्वारा गीजो को प्रधानमंत्री चुना गया। तो गीजो ने ऐसा शासन जो है ला दिया है। बहुत मजा आएगा आपको हर एक बातों को समझते हुए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, वैसे यदि हम बात करें तो लुई 16वां, लुई 17वां, लुई 18वां, फ्रांस की यदि हम बात करें तो वैसे जब फेज पकड़ेंगे तो लुई 14वां से चलेंगे। लुई 14वां क्या बोला था कि मैं ही राज्य हूं, मेरी हर बात कानून है। मैं ही राज्य हूं, मेरी हर एक बात कानून है। सोच करके देखिए कि कितना तानाशाह वाला व्यक्ति रहा होगा, कितना तानाशाह वाला राजा रहा होगा लुई 14वां। उसके बाद राजा कौन बना? लुई 15वां बना, फिर लुई 16वां बना। अब लुई 16वां के ही समय में आपको हम बताए हैं कि 1789 में ही क्रांति हुआ है। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के जेल को पतन किया गया। यह आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा कि जब जो है फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, उसके बाद लुई 16वां को गिलोटिन दे दिया गया। रॉब्सपियर का एक नाम सुने होंगे, इसने ही जनता के साथ, सभी जनता को अपने साथ लेकर के और लुई ये 16वां को जो है गिलोटिन दे दिया। बहुत मजा आएगा। अब आपके मन में आ रहा है कि भाई लुई 16वां को गिलोटिन दिया गया है, फिर गिलोटिन है क्या? तो इससे पिछले भी क्लास में हम आपको बता चुके हैं। क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया गया है। ये 10th की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो वहां पे हम आपको बताए थे कि गिलोटिन का मतलब होता है कि पहले तो राजा लुई 16वां जो है लोगों को गिलोटिन देता था। ये अमीरों के लिए ये भी काम करता था लुई 16वां, ऐसा नहीं समझना है। लुई 16वां जो था ये बहुत ही निरंकुश शासक था। 1516 लुई 16वां ये सीधा साधा आप जो समझ रहे हैं उतना सीधा साधा नहीं था, ये बहुत ही निरंकुश शासक था। वो तो कहिए कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने इसको थोड़ा निरंकुशता इसके अंदर जो है कम किया, और इसी का पत्नी का नाम है मेरी अंतुआनेत, जिसे मिसेज खर्चालू के नाम से जाना जाता है। बेचारा इसके ऊपर तो इतना ज्यादा कर्ज है, लगभग 10 अरब लिब्रे का कर्ज है। उस पर से इसकी पत्नी बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। लुई 16वां ने अलग अलग दार्शनिकों को, अलग अलग जगह से जो है अलग अलग दार्शनिकों को बुला करके पूछा कि बताइए जो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ा है इसको हम कैसे सधाएंगे। कैसे सधाएंगे कहने का मतलब कि कैसे इसको जो है पूरा करेंगे, कैसे लोगों का कर्ज चुकाएंगे। तो जो भी दार्शनिक आए वो एक ही बात कहते थे कि देखिए आपकी पत्नी जो है मेरी अंतुआनेत ये बहुत ज्यादा खर्चा करती है, इसका खर्च कम करना पड़ेगा। तो मेरी अंतुआनेत जो है नाराज हो गई। वो कहती है कि हमको आप बताइएगा, जो अलग अलग जगहों से जो दार्शनिक आते थे उनको कह रही है कि आप हमारा खर्च कम कराइएगा, हमको बताइएगा कि कैसे खर्च करना चाहिए। वो लुई 16वां से कह करके लुई 16वां के बात को ही नहीं मानती थी और दार्शनिक को ही हटवा देती थी। बहुत सारे अर्थशास्त्री भी आए, किसी का बात नहीं मानी। अब आपको ये जानकर क्या आश्चर्य होगा कि मेरी अंतुआनेत जो है ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी रह चुकी है। तो राजकुमारी का रहन सहन कैसे होगा, खान पान कैसे होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो खर्चा तो होना, फिजूल खर्चा होना तो यहाँ पे जरूरी ही है, और मतलब उनके द्वारा फिजूल खर्ची होना ही होना है, इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। अब यही आपको समझना है, ये लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये लुई 16वां
तक जो है आपको कहाँ पे पढ़ना है। लुई 17वां राजा नहीं बना। अब लुई 16वां को जब फांसी दिया गया, गिलोटिन चढ़ाया गया, गिलोटिन का मतलब होता है कि हाथ पैर को बांध करके और ऐसे सर को झुकवा करके ऊपर से 50-60 किलो का तलवार गिरता था और गर्दन को अलग कर देता था, यानी कि सर को अलग और धड़ को अलग कर देता था, और इस तरीके से व्यक्ति की मौत हो जाती थी। यही थी गिलोटिन। तो पहले तो लुई 16वां जो है अपने समय में निरंकुश था, तो अपने समय में लोगों को जो है गिलोटिन देता था। लेकिन रॉबस्पियर जो है 1789 की क्रांति के बाद जो है लुई फिलिप को ही गिलोटिन दे दिया। रॉबस्पियर, आगे की कहानी बहुत इंटरेस्ट है। अब धीरे धीरे हम चलेंगे। तो लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 17वां, लगभग लुई 18वां तक ये आपको 9th क्लास में पढ़ना था। जब आप वहां पर देखिएगा फ्रांस की क्रांति, तो वहां पर जो है ये 9th क्लास का पोर्शन है। इतना जो है आपको 9th क्लास से मजबूत करके आना था। कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ाई किए हैं तो आपको जो है यहाँ से ध्यान देते हुए चलना है। एक बात हम आपको बता देते हैं कि हम लोग यहाँ से बेसिकली जो है लुई चार्ल्स, ये जो आप देख रहे हैं लुई 18वां, उसके बाद चार्ल्स 10वीं, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद चार्ल्स 10वीं, नेपोलियन बोनापार्ट, चार्ल्स 10वीं, ठीक है। उसके बाद जो है देखिएगा चार्ल्स 10वीं ने ही प्रधानमंत्री बनाया था पोलिगनेक को। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लुई फिलिप को। लुई फिलिप के बाद जो है वही अपना प्रधानमंत्री बनाया था गीजो को। तो फिर उसके बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया है, नेपोलियन तृतीय आया है। नेपोलियन बोनापार्ट तो शुरू में आया था, अब लास्ट में नेपोलियन तृतीय आया है। तो नेपोलियन तृतीय अब ये जो है गणतंत्र की स्थापना किया है। इसने वोट के द्वारा जो है राजा को चुनने की बात कही है। अब यहाँ से कुछ जो है कंडीशन ठीक चल रहा है। अब इसी के पैरेलल आपको ध्यान देना है ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसका नाम था मेटरनिक, इसको भी हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग क्या है, वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन जो है कब हुआ, वियना सम्मेलन में जो है कौन कौन से जो है यूरोपीय शक्ति आए थे। तो वियना सम्मेलन में जो है सब आपको बताएंगे। ये जो अभी आपको फेज पकड़वा रहे हैं कि आज के क्लास में ये सारी बातों को जानेंगे, सब आपको डिटेल में अभी हम चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद इसी के पैरेलल देखते चलना है। मेटरनिक युग नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट को एक तरीके से आप कह सकते हैं नेपोलियन ने जो करके गया था ना उसको मेटरनिक ने खत्म कर दिया। नेपोलियन जो है बात करके गया था समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुता का, यानी नेपोलियन जो है अपने समय में समानता ला दिया है, स्वतंत्रता ला दिया है। मतलब समानता, सभी लोगों को समान दृष्टि से देख रहा है, सभी लोगों को स्वतंत्र कर दिया है कि जाओ तुमको कहीं भी आने जाने का, घूमने का, सब कुछ करने का स्वतंत्रता है। चाप के ये रखा था लुई 16वां, लेकिन नेपोलियन अपने शासन में जो है सब किसी को समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसी हर एक प्रकार की जो है बातों को इसने जनता के सामने लाया है। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट और सबसे लास्ट में आपको बताएंगे नेपोलियन तृतीय। तो नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन तृतीय ये एक नहीं है, ये अलग है। नेपोलियन बोनापार्ट पहले और नेपोलियन तृतीय अलग। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है कि देखते देखते नेपोलियन बोनापार्ट जो है आधा यूरोप पर ही कब्जा कर लिया है, आधा यूरोप को ही जीत लिया है। यूरोप एक महादेश है, कॉन्टिनेंट है, आप सोच करके देखिए कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है आधा यूरोप पर जो है कब्जा कर लिया है और उसने ही 29 राज्यों को मिला करके जर्मन राइन राज्य की स्थापना किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया? नेपोलियन ने किया। 29 नहीं, 39, 39 राज्यों को मिला करके इसने जर्मन राइन राज्य की स्थापना किया। जर्मन राइन राज्य, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया।
39 राज्यों को मिला करके। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से आपको फेज हम बता देते हैं कि जब जो इससे पिछले क्लास में बताया था वहां से आगे चल रहे हैं। अब यहाँ से आज का क्लास आपका स्टार्ट होता है। अब पूरे मौज मस्ती के साथ जो है आप यहाँ से ध्यान देते हुए चलिए। जब फ्रांस का राजा लुई 16वां था और 1789 में क्रांति हुई, तो लुई 16वां जो अपनी निरंकुशता के लिए जाना जाता था, ये बहुत ही निरंकुश शासक था, जनता का ध्यान नहीं रखता था। जब 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का जेल का पतन हुआ, तब इसको समझ में आया कि जनता भी नाम का कोई बड़ी शक्ति होती है। इसको जनता के सामने झुकना पड़ा और झुकना पड़ा, संवैधानिक राजतंत्र को अपनाना पड़ा। यानी इसके समय में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। तो अब वहां पर लोगों की जो मांग थी, लोग क्या चाहते थे कि सभी के साथ समानता हो, सभी के स्वतंत्रता हो। लुई 16वां ही तो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, प्रथम और द्वितीय यानी पहला और दूसरा जो वर्ग था उसको विशेष अधिकार दिया हुआ था लुई 16वां। और तृतीय स्टेट यानी कि तीसरा वर्ग में जो गरीब थे, मजदूर थे, ये सभी लोग जो है किसान थे, ये सभी तीसरे वर्ग में थे, तो इनको विशेष अधिकार नहीं दिया था। वही ना आपको हम बताएं कि जब प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के यानी पहला और दूसरा वर्ग के कोई व्यक्ति चोरी करके आता तो उसको ठीक से सजा नहीं देता, उसको छोड़ देता लुई 16वां। और जब कोई तृतीय वर्ग का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मारपीट गाली गलौज करके आता तो उसको गिलोटीन दे देता था। इतना निरंकुश था। और किसी को लगा तो बगल से कोई खड़ा होकर के पूछा कि बताइए प्रथम और द्वितीय वर्ग का चोरी करके आया है तो आप उसको छोड़ दिए, तृतीय वर्ग वाला सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज मारपीट करके आया है तो आप उसको गिलोटीन चढ़ा दिए। कैसा आपका न्याय है? अब लुई 16वां सबसे पहले तो उसी को लटका देता था जो सवाल करता था। सोच करके देखिए कि ये कितना निरंकुश वाला राजा रहा होगा, कितना निरंकुश वाला शासक रहा होगा। अब यही आपको ध्यान देना है कि इसीलिए अब यहाँ पे जब रॉबस्पियर जो है सारे जनता को अपने साथ में लेकर के, फ्रांस की जनता को, गरीबों को, मजदूरों को, सबको साथ में लेकर के इसको हटाने का बात किया है। और इसी के दौरान बास्तिल का जेल का पतन हो गया है। बास्तिल का जेल का पतन इस बात का निशानी है कि जो बास्तिल का जेल का पतन कर देगा, दैट मीन्स जनता, यदि बास्तिल का जेल का पतन हो गया तो समझिए बास्तिल का जेल का पतन कहने का मतलब बास्तिल का जेल को तोड़ देना, समझिए राजा को हराने के बराबर था। और 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के जेल को तोड़ा गया, दैट मीन्स राजा हार गया, लुई 16वां हार गया। और हार करके इसने कहा कि जो आप कहोगे वो हम मानेंगे। और इसने ही संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। तो लोगों की जो मांग थी कि हमें समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, अब जो है लोगों को मिल रहा है। राजतंत्र तो है, ऐसा आपको कभी नहीं समझना है कि लोकतंत्र है, नहीं, राजतंत्र उस समय भी है, इसके समय में आया है 1789 के क्रांति के बाद, लेकिन संवैधानिक है। राजतंत्र है लेकिन संवैधानिक है। राजा ये रहेगा, लुई 16वां राजा तो है, लेकिन जो समझिए असेंबली बना हुआ है, नेशनल असेंबली बना हुआ है, लोगों का जो राय रहेगा, लोग जो चाहेंगे जैसा बिल पास कराएंगे, वैसा जैसा नियम चाहेंगे, जैसा कानून चाहेंगे, लोगों के द्वारा, लोगों के सहमति के द्वारा जो है ये नियम पर साइन, कानून पर सिर्फ साइन कर देंगे और वो बिल पास हो जाएगा, वो कानून हो जाएगा। तो राजा तो ये है, लेकिन जनता के मतों के द्वारा, जनता के ही द्वारा, जनता के विचार से ही कानून बन रहे हैं। दैट मीन्स क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। और यही पहले बात नहीं मानता था। जब फ्रांस की क्रांति से पहले ये तो अपनी निरंकुशता दिखाता था, जिसको मन करता था उसको सजा दे देता था, जिसको मन किया छोड़ देता था। लेकिन फ्रांस की क्रांति 1789 के बाद अब इसको जो है
राय विचार सहमति सब जनता की, ये सिर्फ और सिर्फ नाम का राजा है। धीरे धीरे इनको जो है रॉबस्पियर साइड लगाया और इनको भी गिलोटिन चढ़ा दिया, इनको भी मार दिया। अब यही से आपको ध्यान देना है, तब खोजा जा रहा है कि शासन फिर कैसे चलेगा। तो एक बात आपको ध्यान देना है, तब जो है डायरेक्टरी शासन आया है, डायरेक्टर है, डायरेक्टरी शासन चल रहा है और 5 डायरेक्टर मिलकर के फ्रांस को चला रहे हैं। किसी कारणवश जो है एक डायरेक्टर की मृत्यु हो जाती है और उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट जो है ऑस्ट्रिया को हरा करके आ रहा है। तो सवाल किया गया कि भाई एक डायरेक्टर का पद खाली है, किसको रखा जाए। अब सभी के सभी फ्रांस की जनता जो है ये कह रही है कि देखिए अभी अभी ऑस्ट्रिया को हरा करके आ रहा है नेपोलियन बोनापार्ट अपने सारे के सारे सेना के साथ, और ये डायरेक्टर का एक पद खाली है तो उसी को बैठा दिया जाए, और उसको बैठा दिया गया है। अब यहीं से आपको ध्यान देना है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है डायरेक्टर के पद पर तो बैठ गया है, लेकिन धीरे 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 जो है, जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 डायरेक्टर है और 5 डायरेक्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा हेड नेपोलियन बन गया है और इस डायरेक्टरी शासन को ही खत्म कर दिया है। अब फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट है। अब यहाँ से 10वां क्लास में आपको फेज पकड़ेगा, यहाँ से 10वां क्लास जो है स्टार्ट हुआ है। अब ये जब डायरेक्टरी शासन खत्म हो गया तो फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट है और नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात कर रहा है कि हमारे समय में सब कोई समान है, सबको हम समानता के नजर से देखेंगे, हमारे शासन में सभी स्वतंत्र है, सभी बंधु है, सभी देश के आपस में भाई है। बंधु मतलब सभी देश के भाई। तो नेपोलियन ने अपने शासन में सबसे ज्यादा किसको बढ़ावा दिया है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। यही जब आप देखिएगा फ्रांस में जब ऐसा नियम है तो बगल वाले देश कह रहे हैं कि भाई फ्रांस में इतना अच्छा शासन चल रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट इतने अच्छे नियम के साथ जो है शासन कर रहे हैं कि समानता की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और बंधुता इसके साथ शासन कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है शासन। तो फ्रांस के बगल देश वाले जो छोटे छोटे राजा थे, राजा तो थे लेकिन उन्हीं राजा से उनके ही प्रजा संतुष्ट नहीं थी। तो उन्होंने नेपोलियन को न्योता दिया कि आइए महाराज आप हमारे यहाँ आइए, आइए हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ का राजा जो है मन का जो आता है सो करता है, हम लोग परेशान रहते हैं इससे, यह बहुत निरंकुश शासक है, बहुत निरंकुश राजा है। तो नेपोलियन जो है बारी बारी से उनके यहाँ जा करके फ्रांस के लगभग सभी आसपास के जो भी छोटे छोटे राजा थे उनको हरा करके सभी राज्य को जीत लिया है और इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट जो है आधा यूरोप पर जो है शासन कर लिया है। लेकिन ये आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा कि नेपोलियन कभी भी किसी भी राजा से हारा नहीं है। एक लड़ाई आपको हम बताएंगे, लिपजिंग की लड़ाई। लिपजिंग की लड़ाई में जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है पहली बार हारा है, पहली बार हारा है लिपजिंग की लड़ाई में। उसके बाद रूस में गया है तो रूस में भी उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब धीरे धीरे यहीं से आप देखिएगा तो ये फेज आ गया है आपको 1815, क्योंकि 1789 लगभग 1800 तक तो ये फ्रांस के राजा लगभग 1799, ठीक है, यानी 1800 के आसपास जो ये डायरेक्टर बना है। अब 1815 आ गया है तो 1815 में इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया है और वहीं पर वाटरलू की लड़ाई में यह जो है इसकी कहानी खत्म है। जब 1815 में नेपोलियन चला गया, मार दिया गया, तो एक बात आपको ध्यान देना है
उस समय ऑस्ट्रिया जो है धीरे धीरे, पहले तो फ्रांस, जब तक नेपोलियन था फ्रांस काफी शक्तिशाली देश था। अब जितना फ्रांस का आसपास के राजा थे सबको मिला मिला करके तो फ्रांस को बड़ा कर दिया था। नेपोलियन का बहुत ज्यादा, आधा यूरोप में ही कब्जा कर लिया था। अब यही उस समय जब 1815 में नेपोलियन चला गया तो 1815 में ही ऑस्ट्रिया के एक चांसलर जिसका नाम है मेटरनिक, इसने ब्रिटेन को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, रूस को, ये जो आप देख रहे हैं यूरोपीय शक्ति, इनको बुला करके वियना सम्मेलन किया 1815 में और कहा कि नेपोलियन जो है जिस नियम को लाया है उसको खत्म करके हम पहले ही वाला नियम लाएंगे जो नियम लुई 16वां के समय में था, जो नियम लुई 16वां के समय में था। अब यहां से आपको ध्यान देना है कि हुआ कि भाई किसको राजा बनाया जाए, तो 1815 में ही यह कहा गया कि जो बुर्बो वंशीय, जो आप नाम सुन रहे हैं बुर्बो वंश, ध्यान दीजिए, जितने भी आप ध्यान दीजिएगा, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 17वां, लुई 18वां, चार्ल्स 10 मतलब चार्ल्स 10वां, ये सब किस वंश से थे? बुर्बो वंश से थे। तो 1815 में कहा गया कि जो नियम, जो राजतंत्र लुई 16वां के समय में था, जिस तरीके से लुई 16वां शासन करता था वैसा ही शासन जो है अब रहेगा। अब हम लोग स्थापित करेंगे नेपोलियन के जाने के बाद। ये मेटरनिक कह रहा है वियना सम्मेलन में, और 1815 में ही वियना सम्मेलन चल रहा है। जो भी फ्रांस के आसपास के, ऑस्ट्रिया के आसपास के जो भी छोटे छोटे राजा थे सबको इकट्ठा करके 1815 में इसने सभा किया है, इसने सम्मेलन किया है। और उसी सम्मेलन में जो है हुआ कि भाई अब फ्रांस में नेपोलियन नहीं है तो राजा कौन? तो फिर से बुर्बो वंश के ही एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति नहीं, लुई 17वां से पूछा गया तो ये राजा नहीं बना, क्योंकि लुई 16वां को जब गिलोटिन चढ़ाया गया तो ये इसके डर से ही राजा नहीं बना है। तो लुई 18वां को जो है राजा बनाया गया है, और लुई 18वां जो है अब फ्रांस का राजा है। लुई 18वां, तो लुई 18वां जो है ये जनता के सहमति के अनुसार चल रहा है। कौन? लुई 18वां। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जनता जैसी चाह रही है वैसी लुई 18वां चल रहा है। लेकिन लुई 18वां के बाद जो है बुर्बो वंश के ही चार्ल्स 10 को जब राजा बनाया गया, राजा किसको? चार्ल्स 10, मतलब चार्ल्स 10 को जब राजा बनाया गया तो यह जो है ये बोला लुई 18वां को शासन करने आता है। अरे राजा का मतलब हुआ कि लोग डरना चाहिए। ये कैसा राजा है कि राजा रहता है शेर की तरह, ये लुई 18वां ये तो गाय के तरह शासन कर रहे हैं, ऐसा शासन होता है। ये थॉट है, ये विचार है चार्ल्स 10वां का। तो चार्ल्स 10वां जब जो है फ्रांस का राजा बना तो यही जान करके आपको आश्चर्य होगा, कि इसने पोलिगनेक को, किसको? पोलिगनेक को जो है अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसको? पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया चार्ल्स 10। अब यही आपको ध्यान देना है कि जो शासन लुई 16वां के टाइम में था अब वैसा ही शासन, वैसा ही निरंकुश चल रहा है। कौन? चार्ल्स 10। जिस तरीके से प्रथम और द्वितीय वर्ग, दैट मीन्स जो धनवान व्यक्ति थे, जो अमीर थे, तो जिस तरीके से लुई 16वां धनवानों को, अमीरों को जिस तरीके से विशेषाधिकार दिया हुआ था वैसा ही विशेषाधिकार दे रहा है चार्ल्स 10, दैट मीन्स पोलिगनेक, यानी चार्ल्स 10 और पोलिगनेक वैसा ही विशेषाधिकार दे रहे हैं। अमीरों को, गरीबों को ध्यान मतलब नहीं दे रहे हैं, छांट दे रहे हैं। ऐसा नियम ला रहे हैं कि वह नियम जो है अमीरों के लिए फायदे का है लेकिन गरीबों के लिए नुकसान है। अब यही जनता जो है जब देखी
तो उसको याद आया कि फिर से जो है 1789 की क्रांति उस प्रकार से हम लोगों को जो है करना होगा। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 25 जुलाई 1830 को जो है जब इसने पूर्ण रूप से अमीरों के लिए जो है विशेषाधिकार जो है बिल पास कर दिया, तो 25 जुलाई 1830 को ही फ्रांस की सड़कों पर जो है फ्रांस की जनता निकल करके और किसका विरोध करने लगी, तो पोलिगनेक का जो है विरोध होने लगा। और जनता इतना उग्र रूप से आई कि इसको देख करके दोनों जो है चार्ल्स दशम और पोलिगनेक लंदन भाग गए। वैसे ही शासन को छोड़ करके, गद्दी को छोड़ करके लंदन भाग गए। और तब हुआ कि भाई किसको अब राजगद्दी पर बैठाया जाए। तो अब आपको ध्यान देना है कि वियना कांग्रेस किस सम्मेलन के द्वारा जो है बुर्बो वंश का स्थापना किया गया, तो याद रखिएगा 1815 में। इसका जो है हेड कौन है, इसका हेड कहने का मतलब इसका अगुवाई कौन कर रहा है, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। अब यहां से 1815 से चालू हो गया है, मेटरनिक जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रिया उस समय अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है। और ऑस्ट्रिया के राजा कौन है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है, तो याद रखिएगा मेटरनिक। तो यहां से मेटरनिक का भी समय स्टार्ट हो गया है। फ्रांस में भले हम लोग 1815 से देख रहे हैं, लेकिन आप इसके पैरेलल तो सोच सकते हैं ना कि इसी समय में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक भी है। तो 1815 में जो है मेटरनिक का समय चालू हो गया है। और 1815 से लेकर के 1848 तक वो भी आपको आगे बताएंगे कि 1815 से लेकर के 1848 तक यह मेटरनिक का लगभग समय चल रहा है। और 1848 के बाद भी 1848 में ही मेटरनिक भी ऑस्ट्रिया से भाग गया, कहाँ, लंदन। तो 1815 से लेकर के 1848 ये मेटरनिक का समय था, दैट इज कॉल्ड मेटरनिक युग, यानी यह क्या कहलाएगा, मेटरनिक युग कहलाएगा। समझ गए। तो अब यहां से आपको ध्यान देना है कि चार्ल्स दशम और पोलिगनेक जो है कहां चले गए हैं, तो अब हुआ कि भाई किसको जो है राजगद्दी पर बैठाया जाए। तो अब यहाँ पर जब देखिएगा तो 1830 में चार्ल्स दशम जब चला गया है, तो चार्ल्स दशम किस वंश से था, बुर्बो वंश से था। तो 1830 में ही बुर्बो वंश की जो है समाप्ति हो गया है। 1830 में ही बुर्बो वंश जो है समाप्त हो गया है। तब जो है इसके बाद जो है आर्लिहेंस, याद रखिएगा आर्लिहेंस वंश के जो है लुई फिलिप को जो है राजगद्दी पर बैठाया गया है। किसको, लुई फिलिप को जो है राजगद्दी पर बैठाया गया है। तो आर्लिहेंस वंश के लुई फिलिप को जो है राजगद्दी पर बैठाया गया है। किसको, लुई फिलिप को, लुई फिलिप को। और इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया है, गीजो को। तो अब जो है फ्रांस की राजा कौन है, लुई फिलिप। बुर्बो वंश की समाप्ति हो गया है, 1830 में जो है बुर्बो वंश की समाप्ति हो गया। आर्लिहेंस वंश के लुई फिलिप को जो है राजा बनाया गया है। अब यह जो है फ्रांस का राजा है और इसने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया। शुरू में कहने का मतलब
कि 1830 में ये चल रहा है, ठीक है, 1830 में। तो उस समय फ्रांस में ठीक ठाक शासन चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते 1848 आ गया। क्या? 1848 आ गया, और 1848 में जो है 18 साल, 1830 से लेकर के 1848, 18 साल, 1830 से लेकर के 1848 यानी 18 साल में इसने फ्रांस की जनता को उस मुकाम तक नहीं लेकर के गया जितना कि लेकर के जाना चाहिए। अभी भी वैसा ही भूखमरी है, वैसा ही जो है गरीबी है कि नहीं, किसान परेशान है। तो फ्रांस की जनता देखा कि भाई 18 साल हो गया और इसने हमारे लिए किया क्या है, और धीरे धीरे ये भी जो है अमीरों के लिए सब काम करने लगा, अमीरों के लिए सब नियम बनाने लगा। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जो लोगों ने जिस उम्मीद के साथ इसको जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया था लुई फिलिप को, सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया गीजो। लोगों को कुछ उम्मीद थी कि शायद हमारे लिए, गरीबों को उम्मीद थी, किसानों को उम्मीद थी कि शायद हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन इसने सारा का सारा जो भी नियम बनाया सभी का सभी अमीरों के फायदे के लिए बनाया, सब कुछ अमीरों के लिए किया। ये तो इतना अमीर के लिए किया कि अमीरों के लिए और अमीरों द्वारा शासन जैसी व्यवस्था को ला दिया था। तब लोगों ने 1848, आपको ध्यान देना है, 12 यानी 22 फरवरी 1848 को जो है एक आपको ध्यान देना है भोज का आयोजन किया गया है फ्रांस की जनता के द्वारा। कब? 22 फरवरी 1848 को जो है भोज की आयोजन किया गया है, और पेरिस में सभी लोग जो है, सभी के सभी गरीब किसान जो भी थे सभी पहुंच रहे हैं, और लोगों ने अपने पैसे से भोज करा रहा है। ये जान करके आपको आश्चर्य होगा, भाई भोज किस लिए? तो भोज लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जैसे कोई मदारी वाले आते हैं तो उनका तो मेन रहता है कि हाँ चलिए कुछ दवा ववा बेच दे, कुछ कर ले, तो उसके लिए उससे पहले वो डमरू बजाते हैं, वो कुछ सांप दिखाते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए उनके मनोरंजन के चीज को लाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हल्का फुल्का सांप दिखा देते हैं, कुछ कर लेते हैं, जादू दिखा देते हैं, छुरा मार देते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद तो पैसा ही लेना होता है, क्योंकि उनका भी पेट है। तो 22 फरवरी 1848 को लोगों ने भोज का आयोजन किया था पेरिस में, और उसमें इतना लोग पहुंचे, और एक ही बात के लिए कि हम किसका विरोध करेंगे, कि भोज का मतलब भोज खाने का मकसद नहीं था, बल्कि गीजो के द्वारा जो शासन चलाए जा रहे थे उसका विरोध करना था। और इसमें देखते देखते लोग इतना इकट्ठा हो गए कि देख रहा है गीजो, अरे भाई इतना ज्यादा पेरिस में ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये देखते देखते जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि भीड़ जो है कंट्रोल से बाहर होने लगी। तो 24 फरवरी को, कब? 2 दिन के बाद 24 फरवरी को जो है भीड़ को देख करके लुई फिलिप और गीजो, इनको लग गया कि फ्रांस की जनता अब हमको छोड़ने वाली नहीं है, और इसी अनुमान के साथ जो है वो भी जो है 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप और गीजो, अब ये क्या किए हैं 18 साल में इनको तो पता ही है, अरे ये क्या किए हैं, अच्छा किए हैं खराब किए हैं, इसका अंदाजा लगा करके 24 फरवरी 1848 को ये भी लुई फिलिप गीजो ये भी इंग्लैंड भाग गए। और इसी समय ऑस्ट्रिया का चांसलर, ये जो आप देख रहे हैं 25 जुलाई 1830, ये जुलाई की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और यहां पर जब देखिएगा 24 फरवरी 1848 को जब लुई फिलिप गीजो इंग्लैंड भाग गए हैं, तो इसके साथ ही साथ आप देखिएगा तो अब ऑस्ट्रिया का स्थिति भी उतना ठीक नहीं है, और उसका चांसलर जो था मेटरनिक, वो भी जो है इंग्लैंड भाग गया है। भाई एक सवाल है कि ये क्यों जो है बुर्बो वंश का जो आप देखिएगा तो यहाँ पर चार्ल्स दशम पोलिगनेक इंग्लैंड भाग गए,
फिर लुई फिलिप गीजो ये भी इंग्लैंड भाग गए, है कि नहीं। मेटरनिक भी इंग्लैंड भाग गया। ये लोग इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि 1848 में ये दोनों तो भागे ही भागे, इंग्लैंड की गद्दी को छोड़ करके भाग गए। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक भी भाग गया, क्योंकि वो भी उसके समय में अब ऑस्ट्रिया में उसकी लोगों की स्थिति अच्छा नहीं है। तो 1815 में हम आपको बताए थे कि यहाँ से कंट्रोल कर रहा है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक 1815 से लेकर के, और 1848 में वो भी भाग गया है। तो 1815 से लेकर के 1848 जो मेटरनिक का शासन का समय है, जो युग है, जो टाइम है, इसको मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। अब सवाल है कि जब 24 फरवरी 1848 को ये दोनों राजगद्दी को छोड़ करके भाग गए, तो फिर क्या हुआ होगा फ्रांस में, तो यहीं पे आपको ध्यान देना है। तब जो है नेपोलियन, अब हुआ कि भाई नहीं नहीं, अब बहुत राजा को रख करके देख लिए, अलग अलग विभिन्न प्रकार के राजा को रख करके देख लिए, सब वही कर रहा है, सब अमीरों के लिए काम कर रहा है, जनता के जो गरीब छोटे जो किसान हैं, किसानों का कोई ध्यान नहीं है, मजदूरों का कोई ध्यान नहीं है, श्रमिकों का कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, सही से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है, बहुत प्रकार की समस्या है। इन समस्या को समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग वंश के राजा को रख करके देख लिए, लेकिन किसी ने स्थिति को उतना बेहतर नहीं किया जितना कि होना चाहिए। अब इसको हुआ कि अब किसी भी वंश के राजा को नहीं रखेंगे, अब हुआ कि गणतंत्र की स्थापना किया जाएगा, वोट दे करके, मत के द्वारा जो है वोट दे करके अब राजा को चुना जाए, और इसी वोट के द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस के राजा बनते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट तो शुरू में थे, नेपोलियन तृतीय जो है अब जो है फ्रांस के राजा बनते हैं 1848 में। अब यहाँ से ये जो है फ्रांस को अच्छे तरीके से लेकर के चल रहे हैं, और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि अब यहाँ से फ्रांस की क्रांति 1789 याद रखिएगा, उसके बाद में जुलाई की क्रांति 1830, उसके बाद जो है मेटरनिक युग कब से कब तक 1815 से लेकर के 1848 तक। उसके बाद हम आपको बताएं कि जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया, 39 राज्य को मिलाकर के नेपोलियन बोनापार्ट ने किया 1848 के बाद जो है, यानी 1848 से अब शासन कौन चला रहा है, फ्रांस का शासन राजा कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, नेपोलियन तृतीय, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट शुरू में थे, अब जो है नेपोलियन तृतीय आ गए। अब यहां से आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे, अब आगे के क्लास में क्या देखेंगे तो ध्यान से सुनिए, आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इटली का एकीकरण देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो मेटरनिक जो है, जो इटली का देखिएगा तो मेटरनिक के समय, मेटरनिक के सहयोग से ही इटली को विभिन्न राज्यों में, मतलब विभिन्न टुकड़ों में तोड़ दिया गया। जो इटली का राजा था अल्बर्ट नाम था, उनका राजा का नाम था, तो अल्बर्ट को जो है सिर्फ और सिर्फ कोना दिया गया, नीचे का जो क्षेत्र था वह जो है बुर्गो वंश यानी फ्रांस को दे दिया गया, है कि नहीं। बीच वाला जो था वो खुद ही ऑस्ट्रिया रख लिया, मतलब ये इस तरीके से ऑस्ट्रिया रख लिया, मतलब कौन, मेटरनिक। तो इस तरीके से इटली का विभिन्न यानी अलग अलग राज्यों में आप देखिएगा, अलग अलग क्षेत्रों में जो है उसका विभाजन हो गया है, अलग अलग टुकड़ों में विभाजन हो गया है। लेकिन इसको देखते हुए आप एक व्यक्ति का नाम जानते होंगे जिसका नाम है मेजिनी। क्या नाम है, मेजिनी। तो उन्होंने इटली का एकीकरण करना चाहा है, उन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप नाम का जो है उन्होंने गठन यानी संगठन बनाया है। उनका एक जो है गुप्त संगठन था जिसका नाम था कार्बोनरी, तो इसके द्वारा जो है, इसके माध्यम से वो जो है बहुत सारा काम कर रहा है। लेकिन अब जो है इटली के एकीकरण में बहुत सहयोग करना चाहते हैं, कौन, मेजिनी। वो तो इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिए, क्या कर दिए, मार्ग प्रशस्त कर दिए, लेकिन इटली का एकीकरण नहीं कर पाए। तो फिर किसने इटली का एकीकरण किया होगा, अब इटली का एकीकरण आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे।
तो देखिए एक और बात हम आपको बता देते हैं कि जहां तक हमको यह हम अंदाज लगा करके अनुमान के साथ कह पा रहे हैं कि डेली शाम को 7 बजे से क्लास जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर हम चलते हैं 10th क्लास और 12th क्लास, मतलब ये 2 क्लास को हम इम्पोर्टेंट मान करके चलते हैं। और इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे, तो 10th क्लास का सिविक्स, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये, और 12th क्लास का क्या, तो पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये शाम को 7 बजे से ही, ये दोनों का टाइम सेम है। अब कहने का मतलब है कि जैसे 2 दिन 10th चलेगा तो 2 दिन 12th चलेगा, ऐसा हम लेकर के चलते हैं। तो कभी कभी बीच में 10th कभी 12th, तो ये हम टाइम यही रहेगा 7 बजे से। तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, आपको जानकारी कैसे मिलेगा, इसके लिए जो है आप जो है चैनल को पहले से ही रेडी रख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला है, कुछ नई बात मिली है, आपको समझ में आया है, तो आपसे एक ही हम बात कहेंगे कि इस क्लास को सिर्फ शेयर कर दीजिएगा उनके पास जिनको लगता है कि हाँ हिस्ट्री, और उसमें भी आप देखिएगा तो यंग ये यूरोप में राष्ट्रवाद, ये इनको समझ में नहीं आता है। जिनको भी लगता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद ये बहुत टफ है, तो आपसे हम यही कहेंगे कि उनके पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, हर एक बातों को जो है वो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, हर एक बातों को समझ पाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और बाकी इस क्लास को पसंद किए आया होगा तो एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इटली के एकीकरण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।